20 साल की खूबसूरत बेटी, नाम है उसका रिया। उसकी माँ भी है, 40 से 42 उम्र होगी उस माँ की, और नाम है रमा। लेकिन दोनों की जो मोहब्बत है वो एक ही लड़के से है। उस लड़के का नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन बेटी से भी उतना ही प्यार करता है जितना माँ से करता है, और दोनों का बॉयफ्रेंड एक ही है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में गौर से देखिए कि किस तरीके से सद्दाम ने बेटी और मां को, दोनों को अपने जकड़ा हुआ है अपने हाथों से, और दोनों से इक्वल ही मोहब्बत भी करता है। लेकिन जिस जगह पे ये नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक उसी के बगल में जो बीच पर ये सद्दाम दोनों मां बेटी को जिंदा जला देता है। जब ये मारता है, इसे लगता है कि मां और बेटी दोनों मर चुके हैं, और जब इन्हें मार कर ही दफनाने की कोशिश करता है, मां बेटी जाग जाती हैं और देखती हैं कि जिस लड़के से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी, वो लड़का उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे केस स्टडी में किस तरीके से पुलिस के पास कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं लगे थे, बावजूद इसके सद्दाम हुसैन उनके बुने हुए जाल में किस तरीके से फंस जाता है। बिल्कुल एक ऐसी केस स्टडी जहां पर कातिल को यह लग सकता है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन पुलिस किस तरीके से जाल बुनती है और एक सिरे को पकड़कर किस तरीके से इस केस को सुलझाया गया, क्योंकि बीच किनारे कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिल पा रहे थे जिससे साबित हो कि रिया और रमा हैं। एक इस तरीके से बॉडी को जलाया गया कि ना ही कोई कपड़े थे, ना ही कोई ऐसे सबूत मिल पा रहे थे, ना ही फिंगरप्रिंट थे। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। तो जैसा शुरुआत में दीपक ने आपको बताया कि केस स्टडी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की, जानने की, क्योंकि इससे आपको सीख भी मिलेगी। और साथ ही साथ एक ऐसा केस, क्योंकि अक्सर जो केसेस आते हैं जिसमें आप देखते हैं पुलिस को लाश मिली तो पुलिस को पता चल जाता है कि लाश है किसकी, तो साबित करना, सबूत जुटाना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर जिनकी दो लाशें मिलती हैं, आखिर तक पुलिस को समझ ही नहीं आता कि वो है किसकी, कौन है, वो लड़कियां कहाँ से आई हैं, कहाँ से गायब हुई, कुछ अता पता नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कोलकाता पुलिस इस केस को सॉल्व करती है, और ना सिर्फ सॉल्व करती है बल्कि जो आरोपी, जो दोषी है, जो हत्यारा है सद्दाम हुसैन, उसे जेल की सलाखों के पीछे डालती है। दरअसल ये जो पूरा वाक़या है बंगाल का है। यहाँ पर कोलकाता में जो इलाका है मेदिनापुर, 18 फरवरी 2020 को सुबह सुबह का वक्त था। लोग वहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, बीच के किनारे सैर सपाटा कर रहे थे कि तभी उसी में से कुछ राहगीरों को लगता है कि सामने कुछ लकड़ियों जैसी चीज़ें जो हैं वो जल रही हैं। अब जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, उन्हें हल्की हल्की बदबू आनी शुरू होती है, और जैसे जैसे 2-3 लोग जब वहाँ इकट्ठा होते हैं और वो जब बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो बदबू बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे में लोगों को लगता है कि शायद वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि इंसानी शरीर जलाए जा रहे हैं। अब ये देखकर हर कोई हक्का बक्का होता है कि जो बीच है उसके तट पर, उसके किनारे पर कैसे इंसानों को जलाया जा सकता है। फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस उस एरिया में पहुंचती है, वहाँ पर छानबीन करती है, तो पुलिस को दिखता है कि 2 लाशें हैं, जिसमें से एक तो है पूरी तरीके से जल गई है और दूसरी जो लाश है वो आधी जली हुई है, जिससे पुलिस को समझ में आता है कि शायद ये लड़कियों की लाशें हैं। कंफर्म नहीं था एज क्या है, कौन है, क्या बच्चियां हैं, बड़ी हैं, कुछ पुलिस को कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें इतना समझ में आया कि शायद ये लड़कियां हैं। अब इसके बाद जो लाशें थी उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जांच पड़ताल की जाती है पुलिस की तरफ से। अब ऐसे में ये जो इलाका है, जैसे आप क्राइम सीन को देख रहे हैं, इसको हम कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा ब्लैक कर दें ताकि हम वो चीज़ आपको ना दिखाएं जो लाशें हैं। इसके अलावा जो आप एरिया देख रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ पर उन लोगों ने देखा कि 2 कोई चीज़ें हैं जो जल रही हैं। अब पुलिस को इसी यानी क्राइम सीन पर, इसी एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे जांच पड़ताल की जाए, लेकिन पासे में पुलिस को एक बाली मिलती है, यानी इयररिंग मिलता है, जिस पर जब पुलिस उसे उठाती है तो लिखा होता है SJP और KDM। पुलिस को शुरुआती जांच में या पहली नज़र में लगता है कि शायद ये उस ज्वेलरी शॉप का नाम हो या उनका कोई मार्क बना हो, जो बना होगा तो हम इस पर पता लगाएंगे। थोड़ी और छानबीन की जाती है तो कुछ बाल मिलते हैं, यानी लड़कियों के बाल। अब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो जो लाशें हैं वो हैं तो लड़कियों की, पर फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करते हैं, बाकी चीज़ों का वेट किया जाता है। अब इधर पोस्टमार्टम होने के लिए जब बॉडी चली जाती है, पुलिस जो है वो लगातार हाथ पैर मार रही है,
पूरी तफ्तीश में जुटी हुई है। पूरा एक दिन बीतता है, पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि शुरुआत करें तो करें कैसे, आखिर कैसे पता लगाएं कि ये लाशें हैं किसकी। तो ऐसे में 13 पुलिस वालों की टीम बनाई जाती है, उनको बोला जाता है कैसे भी करके इस पूरे मामले को सुलझाइए। आखिर 2 लाशें मिली हैं और बहुत बड़ा हड़कंप मच गया सोसाइटी में, उस एरिया में। तो ऐसे में जो बाली मिली थी, जो इयररिंग मिली थी जिसमें SJP और KDM लिखा हुआ था, उसको लेकर पुलिस हर ज्वेलरी शॉप में जाती है। उससे रिलेटेड जितनी भी ऐसी दुकानें थी जो लोकल हैं, जो ब्रांड्स हैं, हर कहीं पता किया जाता है कि भाई इस तरह की कोई रखता है क्या, किसी के पास ऐसी बालियां हैं, कहाँ मिलती हैं। पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती। उस दिन पुलिस के हाथ पैर पूरे खाली रहते हैं, उन्हें एक भी सुराग नहीं मिलता। अब इतने में कोलकाता पुलिस को लगता है क्यों ना सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केस नहीं सुलझाया जा रहा तो पोस्टर्स लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। तो पुलिस सोचती है कि एक पोस्टर बनवाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके अंदर कि उन्हें क्या क्या मिला है, कैसी बॉडी है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो बाकायदा पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा जाता है कि जो ये चीज़ें हैं, जो लड़की है वो करीब 20 या 19 साल की पुलिस लिखती है, उसमें मेंशन किया जाता है, बताया जाता है कि जो और साथ में एक और बॉडी मिली है वो किसी महिला की लग रही है, हो सकता है उसकी माँ हो, ये आइडिया लगाया जाता है और कहा जाता है कि वो 40 से 42 के अंदर है। और बाकायदा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ये हाइट है, इतना वेट होगा, रंग इस अंदाज़ा लगाकर ऐसा हो सकता है। उनके पास से एक बाली मिली है, कपड़ों का अंदाज़ा दिया जाता है कि इस तरह के कपड़े पहने होंगे, क्या इस एरिया से कोई गायब हुई है। अगर आप में से कोई भी जानता है कोई महिला या 2 महिलाएं या 2 लड़कियां अपने घर से गायब हुई हैं, माँ बेटी गायब हुई हैं, तो फ़ौरन फलाना फलाना पुलिस स्टेशन में आकर इत्तला कीजिए। अब जब सोशल मीडिया पर इस तरीके से ऐड डाले जाते हैं, इसके बावजूद लोगों को वो ऐड दिखते हैं, हर तरफ तफ्तीश चलती है, पर पुलिस को अब भी कोई सुराग नहीं मिलता। कोलकाता पुलिस का दिमाग खराब हो जाए तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर इस केस को सॉल्व करें तो करें कैसे। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद अचानक एक आदमी भागा भागा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहां जाकर रोता और कहता है, साहब मेरी जो बहन है और उसकी जो बेटी यानी मेरी भांजी करीब करीब 2 दिन से गायब है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। आखिरी बार मेरी जब बात हुई थी उसके बाद मैं उन्हें कोशिश कर रहा, उनके घर तक भी कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं मिल रही। अब पुलिस को पहली बार एक आशा की किरण दिखती है। पुलिस को लगता है कि ये बात कर रहा है 2 लोग के गायब होने की, एक माँ और एक बेटी। पुलिस कंफर्म तो नहीं कह सकती थी, लेकिन उन्हें डाउट होता है और वो सोचते हैं कि हो सकता है जो आदमी यहाँ पर आया है, जो कंप्लेन लिखवा रहा है, जो हमें लाशें मिली, हो सकता है वो इसकी ही बहन बेटी हो या इसकी बहन भांजी हो। अब इसके लिए पुलिस बोलती है, ठीक है आप हमें बताइए कि जो आपको बॉडी मिली है, माफ़ करिएगा, जो आप बता रहे हैं जो आपकी बहन गायब है, जो आपकी भांजी गायब है, वो रहते कहाँ हैं, उनका घर कहाँ है, चलिए वहाँ चलकर देखते हैं, तफ्तीश करते हैं। तो वो बताता है कि सर जो मेरी बहन है और जो मेरी भांजी है, दरअसल पर वो न्यू बैरकपुर करके एक जगह है, वहाँ पर रहती है और वहाँ पर उनका घर है। तो पुलिस पूछती है किस घर में रहते हैं, रेंट है, उनका खुद का घर है, तो पता लगता है रेंटेड घर है। अब पुलिस सबसे पहले उस एरिया में पहुँचती है, उनके घर की कोशिश करती है कि उनके घर के अंदर तक पहुँचे, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। किराएदार और मकान मालिक दोनों ही गायब हैं। तो ऐसे में पुलिस को लगा क्यों ना ये जो माँ बेटी हैं जो मिल नहीं रही, इनकी कुंडली खंगाली जाए। और इनके बारे में जब पता किया जाता है तो पता लगता है कि ये जो महिला है जो इस घर में रहती थी, इस रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी, उसका नाम रमा है, यानी रमा डे, और उसकी उम्र लगभग वही 40 से 42 के बीच है। और उसकी एक बेटी है जिसका नाम रिया डे है और उसकी उम्र भी 19 से 20 के आसपास है। अब पुलिस को एक बार और कंफर्म होता है कि हो सकता है वो जो लाशें मिली वो इनकी हो सकती है, लेकिन ऐसे में उनकी कुंडली खंगालना बहुत ज़रूरी था। तो पुलिस जब पता लगाती है तो उन्हें पता लगता है कि जो महिला थी यानी जो रमा डे हैं, उनकी शादी हुई थी और इसके बाद वो मुंबई में रहती थी अपने पति के साथ, लेकिन उनकी लगातार लड़ाइयाँ हुई और इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ी, बार बार कलह हुआ कि 2017 में वो लोग डिवोर्स लेते हैं और जो ये रमा डे है वो अपनी बेटी के साथ वापस कोलकाता आ जाती है। अब यहाँ पर पुलिस को पता लगता है बेटी के बारे में भी कि उसने कैसे पढ़ाई लिखाई की, पता लगता है 8वीं तक उसने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद वो अपनी माँ के साथ आकर रहने लग जाती है। इतनी जो कुछ डिटेल्स हैं वो पुलिस को इनके बारे में मिलती हैं, लेकिन अब पता लगाना था कि आखिर ये दोनों गायब कहाँ हैं, क्योंकि अगर पुलिस को पता लग जाता कि ये गायब हैं, कहीं जिंदा हैं, तो पुलिस का जो केस है वो फिर रिवर्ट होता। पुलिस को 2 केस सॉल्व करने पड़ते कि वो जो गायब हैं और ये लाश किसकी मिली। लेकिन पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि ये जो औरतें हैं इनके बारे में पता लाकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो लाश आखिर है तो है किसकी। तो ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले जो CDR यानी कि इन लोग का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर लिया, जो मामा आए थे रिपोर्ट लिखाने के लिए उनसे फ़ोन नंबर मांगा, आस पड़ोस के से पूरी डिटेल निकाली कि कैसे लोग हैं, कब आते हैं, कहाँ रहते हैं, पूरी डिटेल निकालने की कोशिश की। अब जो नंबर मिला बेटी का भी और माँ का भी, उनका जब CDR निकाला गया, लगातार कोशिश की गई, ट्रैक किया गया, तो पुलिस को पता लगता है
कि एक नंबर कॉमन है जिस पर जो माँ है वो भी और जो बेटी है वो भी दोनों लगातार बात कर रही हैं और घंटों घंटों रात रात भर दिन दिन भर बातें हो रही हैं। अब पुलिस को लगा हो ना हो ये नंबर इनको कहीं ना कहीं कोई सुराग देगा। उस नंबर को जब ट्रेस किया जाता है तो नाम आता है सद्दाम हुसैन। पुलिस को पता लगता है कि ये नंबर किसी सद्दाम हुसैन का है और ये जो शख्स है ये माँ से भी बात कर रहा है और बेटी से भी बात कर रहा है। अब यहाँ तक डिटेल मिलने के बाद सद्दाम हुसैन का सर्च ऑपरेशन चालू होता है, उसके लिए टीम निकलती है, उसकी लोकेशन ट्रेस कर कर उसको पकड़ा जाता है। पहली बार पुलिस को एक आदमी मिलता है जो एक कहानी बताता है और जिससे पुलिस को लगता है कि उनको जो 2 लाशें मिली बीच किनारे जलती हुई, शायद वो केस अब सॉल्व हो गया। अब सद्दाम हुसैन को पकड़ने के बाद पुलिस उन्हें वो तस्वीरें दिखाती है जो उनके घर से मिली थी रमा और रिया के, और बताया जाता है कि आप हमें बताइए क्या आप इन औरतों को जानते हैं, क्योंकि हमने फ़ोन पर देखा कि आपकी सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, क्या कहानी है हमें समझाइए, और हमें लाश भी मिली है बीच किनारे, हो ना हो तुम्हारा इससे लेना देना ज़रूर है। अब ऐसे में सद्दाम हुसैन पुलिस को एक कहानी सुनाता है। वो पुलिस से कहता है कि सर देखिए, दरअसल मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ, मेरा भी फेसबुक अकाउंट है और इधर पर जो रमा है उनका भी फेसबुक अकाउंट है, वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और मैं सुपरवाइज़र का काम करता हूँ, मेरे अंडर 10-12 जो मज़दूर हैं वो काम करते हैं। तो ऐसे में एक रोज़ मैंने देखा कि एक रमा डे जो है उनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी और मैंने देखा काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पर। फिर एक रोज़ मैंने उनके फेसबुक पर देखा उनकी लोकेशन जो है वो मेरे घर के पास ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे मिला जाए, और एक दिन मैं उनके एरिया में पहुँच गया और उनसे मिल लिया। अब मिलते मिलाते हमारी दोस्ती हो गई और दोस्ती ऐसी हुई कि अब हमने एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर दिया। अब इसके आगे वो बताता है कि जो रमा है उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम रिया डे है, और ऐसे में रिया ने भी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और धीरे धीरे जो रिया है अब वो सद्दाम हुसैन को पसंद करने लगी। यानी सद्दाम हुसैन जो कहानी कहता है पुलिस के सामने, उसके अकॉर्डिंग जो रमा की बेटी रिया थी अब वो सद्दाम से प्यार करने लगती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और इसी सिलसिले में प्लान करते हैं सद्दाम और रिया कि क्यों ना हम अब लिव इन में रहना शुरू कर दें। और ये पूरी प्लानिंग होने के साथ बाकायदा वो लोग एक फ्लैट लेते हैं और वहाँ पर लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। यहाँ तक की कहानी पुलिस को क्लियर समझ में आ रही थी। लेकिन अब पुलिस आगे पूछती है कि जब तुम एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे थे, प्यार करते थे, तो फिर ये कहानी जो है ये एक मौत तक कैसे पहुँची, मर्डर तक कैसे पहुँची। आगे सद्दाम हुसैन कहता है कि सर देखिए, चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि लगातार जो रिया है वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी थी। वो बार बार मुझे शादी के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, बहुत सारी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ब्लैकमेल करना उसने शुरू कर दिया। पुलिस ने जब ब्लैकमेलिंग की वजह पूछी तो सद्दाम ने कहा कि सर रिया बार बार मुझसे कहती थी कि तुम शादीशुदा हो, तुमने शादी कर रखी है, तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम अब मुझसे शादी करो। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा और मैंने अपने दोस्त मंजूर आलम की मदद ली। और मदद के मुताबिक वो पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि सर देखिए, एक रोज़ हमने प्लान किया और प्लान के मुताबिक हम लोग इनके घर जाते हैं, वहाँ पर दारू पार्टी करते हैं और इसके बाद कहते हैं कि कुछ भूख लगी है, क्यों ना चाउमीन लेकर आई जाए। और इसके बाद जो मेरा दोस्त है वो चाउमीन लेने जाता है, वो लेकर आता है और उसके लिए वो जो खाना लाए थे वो लोग, उसमें वो नशे की दवाई मिला देते हैं जिससे दोनों माँ बेटी जो हैं वो नशे में चली जाएं। यही सद्दाम हुसैन और इसका दोस्त मंजूर आलम माँ और बेटी यानी कि रमा और रिया दोनों को ही जिंदा जलाते हैं। किस तरीके से जलाते हैं, कैसे इनकी हत्या की जाती है और इस हत्या का असली रीज़न क्या था। क्या सद्दाम हुसैन ने पुलिस को जो पहले कहानी सुनाई वो सही थी या पुलिस जो इसे कहानी सुनाएगी वो सही है। अब आप वो समझिए किस तरीके से इस जल्लाद ने अपने दोस्त के साथ मिलकर जिंदा एक लड़की और एक उसकी माँ को जिंदा जला दिया उस बीच पर। देखिए, ये जो मंजूर आलम है ये पहली बार जब बॉडी को देखता है इसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सद्दाम हुसैन कहता है कि तुम एक काम करो, कंबल में माँ को लपेटो, मैं बेटी को लेकर गाड़ी के अंदर पहुँचता हूँ। अब यहाँ पर मंजूर आलम कहता है कि देखो, मुझसे ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी, मैंने तुम्हारा यहाँ तक साथ दिया, इसके आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। सद्दाम हुसैन कहता है कि ठीक है, मैं लाश को गाड़ी तक लेकर जाता हूं, तुम मेरा बस एक काम करो, 1 लीटर पेट्रोल कहीं से इंतजाम कर लो ताकि बॉडी को जलाने में आसानी हो। इसके बाद जो सद्दाम हुसैन है वो माँ और बेटी दोनों को कंबल में लपेटता है, कार तक लेकर जाता है, कार पर बॉडी रखता है। मंजूर आलम 1 लीटर पेट्रोल के साथ आगे बैठता है और दोनों बीच पर कार के जरिए पहुंचते हैं। कार को एक ऐसी सुनसान जगह पर खड़ी की जाती जहां पर
कोई चाह कर भी ना कैमरा हो ना कोई वहां पर कुत्ता या इंसान वहां पर भटके। इसके बाद दोनों नीचे उतरते हैं। दोनों सोचते हैं कि एक काम करते हैं, पहले खुदाई शुरू करते हैं और खुदाई शुरू करने के बाद हम बॉडी को दफना देंगे और अंदर ही अंदर जला देंगे। ये खुदाई करना शुरू करते हैं और खुदाई करते करते सुबह की किरण की पहली झलक दिखना शुरू हो जाती है। इन्हें लगता है कि खुदाई में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है और हमें अब किसी भी तरीके से बॉडी को ठिकाने लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुबह के वक्त लोग मॉर्निंग वॉक पर आते हैं, कुत्ते आ सकते हैं, कोई भी उन्हें दूर से देख सकता है। हड़बड़ी में ये माँ बेटी की जो लाश थी वो कंबल सहित कार से बाहर खींच कर नीचे रखते हैं। अब इन्हें लगता है कि अब बॉडी को हम इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम जो सूरज की किरणें थी और भी जल्दी जल्दी हो रही थी। अब इन्हें लगा कि अब करें तो करें क्या। जैसे ही कंबल को खोला गया बॉडी को देखने के लिए, बॉडी में हरकत शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों जागने वाली हैं, कुछ बड़बड़ा रही हैं। हड़बड़ी में जो 1 लीटर का जो बॉटल था वो मंजूर आलम और सद्दाम हुसैन मां पर पूरा छिड़क देते हैं और उसे जलाने की कोशिश करते हैं। ये पीछे घूम के देखते नहीं, लगता है अरे बेटी को कैसे जलाएं, बेटी के लिए तो पेट्रोल बचा ही नहीं है। मां धू धू कर जिंदा जल रही है। ये उसी वक्त कार से पेट्रोल निकालते हैं। उस पेट्रोल आधा ही पेट्रोल निकल पाता है थोड़ा सा, उस आधे पेट्रोल से बेटी के ऊपर छिड़कते हैं और उसे जलाने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरीके से पोस्टमार्टम की जो शुरुआती जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि जो 20 से 22 साल की जो लड़की है वो अध जली है, मतलब अच्छे तरीके से नहीं जली है, लेकिन वो 40 से 42 साल की जो औरत है वो भयानक रूप से पूरी तरीके से जल चुकी है। तो अब पुलिस के सामने जब सद्दाम हुसैन सारी चीजें बता रहा था तो पुलिस को लगा कि इसने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जो बॉडी जो अध जली थी उसके पीछे का असली रीजन भी सामने आ चुका है। अब पुलिस के सामने जो कातिल का मोटिव भी पता लग चुका था, लेकिन अभी भी पुलिस को और भी चीजें पुख्ता करने की जरूरत थी। इसलिए पुलिस पूछती कि अच्छा, तो हमें तो ये समझ में आ गया कि तुम पर दबाव बनाया जा रहा था शादी का और इसलिए तुमने ये फैसला किया बॉडी जलाने का, लेकिन तुमने एक चीज कही, वो थी कि तुम लोग लिव इन में एक किसी फ्लैट में रहते थे, उस फ्लैट का जरा एड्रेस दो। सद्दाम हुसैन हिचकता है, लेकिन सद्दाम हुसैन एड्रेस दे देता है। इस एड्रेस मिलने के बाद फौरन ही ये जो लड़की है रिया, इसके घर पर जाया जाता है। अलमारी खोली जाती है। अलमारी से कई टुकड़ों में किसी सर्टिफिकेट के टुकड़े मिलते हैं जो फाड़कर उस अलमारी में रखे होते हैं। लेकिन उसी अलमारी में एक डायरी भी मिलती है जो रिया ने लिखी थी, और रिया ने ये जो डायरी है कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी बांग्ला, इन तीनों ही भाषाओं में उस डायरी के अंदर पूरी कहानी लिखी हुई थी। उस पूरी कहानी में एक जो सबसे चौंकाने वाली चीज उसमें ये लिखी थी कि जो रिया अपनी पूरी रोज की 2 दिनचर्या होती है वो जो लिखती थी, रिया ने लिखा कि जो सद्दाम है उसका रिलेशन उसकी माँ रमा के साथ भी है और कई बार उन्होंने उन दोनों को बहुत ऐसी स्थिति में देख लिया है जो बहुत आपत्तिजनक है। जब रिया उसके आगे चीजें लिखती है कि शादी उनकी हो चुकी है और सद्दाम को अपना पति मानती है। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सर्टिफिकेट मिला था, उस सर्टिफिकेट पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, जब उसकी इंक्वायरी की गई तो पता लगा कि सद्दाम और रिया की शादी 2018 में ही हो चुकी थी और पिछले 2 सालों से ये किसी मियाँ बीवी की तरह साथ में रह रहे थे, ना कि लिव इन में रह रहे थे। पुलिस के सामने हैरानी वाली बात कि अब तक तो सद्दाम कह रहा था कि ये तो लिव इन में रह रहा था, यहां तो शादी हो चुकी है। पुलिस फिर से सद्दाम के पास जाती है और सद्दाम को अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी की जाती है और पूछा जाता है, सद्दाम देखो बहुत हो चुका है, सच बता दो असल मकसद तुम्हारा क्या था। अब इस पर वो कहता है कि देखिए सर, पहले से ही मैं शादीशुदा तो जरूर था, मैंने रिया से भी शादी कर ली थी, लेकिन जिस तरीके से मुझे जब पूरी कहानी पता लगी कि जो रमा है उसका भी कई मर्दों से रिलेशन है, जो रिया है क्योंकि खूबसूरत थी उसके भी गैर मर्दों से रिश्ते थे, और ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। माँ और बेटी ने दोनों ने मिलकर उसकी कुछ ऐसे वीडियोग्राफी कर ली थी, कुछ ऐसे फोटोज ले लिए थे जो ये कह रहे थे कि इस वीडियो और फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, उसकी असली बीवी और बच्चों को दिखा देंगे और पूरी दुनिया तुम पर थूकेगी। और इसी डर की वजह से उसे लगा कि जो रमा और रिया है इन दोनों के आगे पीछे तो कोई है नहीं,
और इसलिए उसे इन दोनों को जब ये रास्ते से हटाएगा तो किसी को भी शक नहीं जाएगा, और इसलिए उसने सोचा कि इन दोनों को जला दिया जाएगा। और जो सद्दाम जो इन दोनों की रिलेशन में है, दोस्ती है, इसके बारे में तो उसके किसी परिवार को जानकारी ही नहीं है, तो कोई उस पर भी शक नहीं करेगा। और इसलिए जब उसने बॉडी जो जलाई, उसके बाद बॉडी जलाने के बाद जानबूझकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है, ये दिखाने के लिए कि उसे भी चोट आई है और उसे भी चोट लगी हुई है। लेकिन जब उसकी चोट को जब खोल कर देखा गया तो महज जो नाखून से खरोचने के निशान थे उसी पर जबरदस्ती की मरहम पट्टी कर दी गई थी, और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि रमा और रिया उसके साथ टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बॉडी मिलती है जो पूरी तरीके से जल गई थी, ना ही कोई फिंगरप्रिंट था, ना ही कोई ऐसा सबूत था जिसके एक सिरे को पकड़ के इस पूरे केस को सुलझाया जा सकता था। लेकिन बावजूद इसके जो बंगाल की जो पुलिस है उसने एक अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, और इस इन्वेस्टिगेशन में एक एक कड़ी को उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार वेरीफाई करने के बाद इस पूरे केस को उजागर किया। तब जाकर सद्दाम हुसैन का असली चेहरा सामने आया, और रिया जो रमा जिनकी मौत हो चुकी, जिनकी हत्या हो चुकी है, उनकी भी एक अजीब और गरीब कहानी सामने आई जिसे सुनकर हर किसी का दिमाग घूम गया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद जो सद्दाम है जानबूझकर उसने इन दोनों से प्यार का नाटक किया और फिर जलाया, लेकिन जब अंदर की कहानी पता लगी और ब्लैकमेलिंग की कहानी सामने आई, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स वाली जो चीजें सामने आई, जो रिलेशन सामने आया, उसके बाद हर किसी को जो पहले दो दया भावना आ रही थी वो दया भावना कम होने लगी। तो कहीं ना कहीं जो कातिल सोचते हैं कि हम एक ऐसा परफेक्ट क्राइम कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई इसकी रिश्तेदारी में नहीं है, तो चाह कर भी आप जितना भी आप सोचे कि मैं परफेक्ट क्राइम कर सकता हूं, परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि कानून के हाथ और जो पुलिसिया जो जांच है उसमें आप कभी ना कभी देर हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन बावजूद उसके आप पकड़े जरूर जाएंगे। और कहीं ना कहीं 18 फेब को एक तरीके से बॉडी जलाई थी, महज 4 दिन के भीतर भीतर वो जो सद्दाम था पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। जो उसके बाकी दोस्त थे वो भी 27 फरवरी 2020 तक हर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल के लिए पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन जो जो चीजें सद्दाम ने बताई हैं कोर्ट के समक्ष रखी गई हैं, और भी इस पर जो कोर्ट में अभी हियरिंग चल रही है, सजा अब तक नहीं मिली है। लेकिन इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम। और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी केस स्टडीज या चाहते हैं कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन आप तक लेकर आए, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उस स्टोरीज को क्राइम तक के दर्शकों तक लेकर आए और आपका नाम लेकर बताएंगे किन्होंने ये स्टोरी हमें बताई है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक, सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7:30 बजे।